क्लास 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आज लेकर आई हूँ एक कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट केमिस्ट्री। हाँ जी, क्लास 10th की कंप्लीट केमिस्ट्री आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट की तरफ। चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के नेम को आप समझिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे आप दो टर्म्स से एनकाउंटर कर रहे हैं, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, केमिकल वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आप डिफरेंस समझें केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बीच में। अगर मैं बात करती हूँ केमिकल चेंज, देखो कहीं पे भी अगर आपका कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है एज फ्रॉम दिट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं बात करती हूं, आपका कार्बन है, आपने वुड लिया, वुड को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, आपको CO2 गैस का रिलीज हुआ। ये जो पर्टिकुलर चेंज हुआ है ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुई दैट इज CO2, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करती। तो किसी भी पर्टिकुलर चेंज में जहां पे आपके जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं, तो वहां पे उस चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। देखो, इस चेंज को मैं रिवर्स नहीं कर सकती, मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कार्बन और ऑक्सीजन रीजनरेट नहीं कर सकती। सो दिस इज केमिकल चेंज, जहां पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, दिस इज केमिकल चेंज। बट फिजिकल चेंज में, फॉर एग्जांपल वाटर को अगर आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड से स्टेट चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में। तो इस पर्टिकुलर चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, आप वेपर से वापस लिक्विड जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली में वाटर अपनी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज कर रहा है, इट इज ओनली कन्वर्टिंग इट्स स्टेट। यहाँ पे H2O लिक्विड से H2O गैसियस में जा रहा है। यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड का है वो फिक्स्ड रहता है, सेम रहता है, और इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो दिस इज फिजिकल चेंज। तो पहली बात, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी टर्म्स पढ़ेंगे वो इस केमिकल चेंज से रिवॉल्व होते हुए पढ़ेंगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, मैंने बोला कि जब कार्बन को मैं बर्न करती हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पे मुझे CO2 गैस, वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है। अब इसी चीज को जब मैं एक वर्ड इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव। देखो, इनिशियली जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी सब्सटेंस कंबाइन करते हैं उनको हम नेम देते हैं रिएक्टेंट्स, और वो सब्सटेंस जो आफ्टर केमिकल चेंज आपको मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या हो गए आपके प्रोडक्ट्स। अब मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड इक्वेशन से मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है अपने केमिकल चेंज को, तो ये मेरी क्या हो गई, वर्ड इक्वेशन। अब देखो, पर्टिकुलर किसी के भी केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते हैं उनके शॉर्ट सिंबल्स की फॉर्म में। हम हर एक पर्टिकुलर कंपाउंड और एलिमेंट्स का सिंबल की और शॉर्ट हैंड नोटेशंस की फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को अगर लिखेंगे, वही क्या हो जाती है, हमारी केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस, अभी मैंने आपको बताया कार्बन का सिंबल C होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, गैसियस। अब देखो, आपने हीट किया है, दैट मींस आपने हीट का सिंबल यूज किया, आपको क्या मिला, CO2 मिली और लाइट एंड हीट एनर्जी मिली। अब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को जब आप सिंबल्स की सिंबॉलिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। अब देखो, यहां पे कंसेप्ट आता है क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Why we need to balance these equations? हम इन इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? देखो, पर्टिकुलर किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जो रीजन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अभी मैं बैलेंसिंग के टाइम पे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी।
तो आपको अभी तक समझ में आया कि पर्टिकुलर किसी भी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हम बेसिकली डील करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। अब देखो, कहीं पे भी केमिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन एनकाउंटर हुई है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमने पढ़नी होती हैं। तो दिस इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। देखो, अगर कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है, या तो वहां पे क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, आप कोई भी मेटल लेते हैं और मेटल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? एसिड के साथ। जब भी एक पर्टिकुलर मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हैं तो वहां से H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अगर कहीं भी किसी में कुछ भी चेंज हुआ और वहां से H2 गैस या फिर CO2 गैस या फिर एक्सेट्रा कोई गैस रिलीज हुई है, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। और उस पर्टिकुलर केमिकल चेंज को हम इक्वेशन की हेल्प से, सिंबॉलिक नोटेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज केमिकल चेंज। पहला आपने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? देखो, अगर आपने कोई भी दो सब्सटेंस लिए, आपने उन दोनों सब्सटेंस को मिक्स किया और एक आपको ना व्हाइट कलर के या फिर डिफरेंट कलर कंपाउंड्स मिले जो कि इनसॉल्युबल रहे, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ तो चेंज ऑब्जर्व किया। आपने दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लिए, बीकर ए में और बीकर बी में। आपने जैसे ही उसे मिक्स किया, आपको ऑब्जर्व होता है कुछ व्हाइट कलर के या फिर डिफरेंट कलर के सॉलिड टॉप बॉटम ऑफ द कंटेनर में रिटेन रह जाता है। तो दैट मीन्स वहां पे भी कुछ चेंज हुआ है। अगर आपके प्रेसिपिटेट कहीं पे फॉर्म हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस की। अब इसका एग्जांपल मैंने एक बीकर में लिया पोटेशियम आयोडाइड और दूसरे बीकर में मैंने लिया लेड नाइट्रेट। जब आप इन दोनों सॉल्यूशन के कलरलेस सॉल्यूशंस को जब मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इमीडिएटली बॉटम ऑफ द कंटेनर में येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। अब आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हुए हैं, दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। तो पहला आपको क्लियर होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड इज चेंज इन कलर। इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे पास एक सोल्यूशन होता है दैट इज कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है आपका ब्लू कलर का। अब उस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप कुछ देर के लिए क्या रखें, आयरन नेल को डिप करें। जब आप 5 से 10 मिनट बाद उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नोटिस होगा ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और आपको ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा। दैट मीन्स वहां पे कोई केमिकल चेंज हुआ। देखो, कलर चेंज से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, और एक्चुअली में यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे आपका आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद आयरन सल्फेट बना देता है, जिसका कलर क्या होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है। तो कहीं पे भी कलर का चेंज या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, तो आप कह सकते हो वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखो अगर मैं बात करती हूँ, हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं CO क्विक लाइम। देखो, क्विक लाइम की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो तो वहां पे ना आप उस बीकर को जब टच करके देखेंगे तो बीकर क्या हो जाएगा आपका, वार्म हो जाएगा। अब देखो वार्म क्यों हुआ, क्योंकि वहां से क्या हुआ है, कुछ हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है। अगर कहीं से कोई हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है तो आप कहोगे दैट मीन्स फॉर श्योर इसमें जो आपने क्विक लाइम लिया था उसने वाटर के साथ केमिकली रिएक्शन की है। तो अगर वहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर वेरिएशन आता है, या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट एनर्जी रिलीज होगी। एब्जॉर्ब होगी तो उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कह देते हैं, और जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कह देते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जैसे ही आप क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है और आपका बीकर वार्म हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुई है, आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आपसे क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो आपको हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की एक एक इक्वेशन लर्न करनी है। लास्ट क्या होता है आपका, चेंज इन स्टेट। देखो, अगर मैं बात करती हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर।
अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है, तो फिजिकली तो हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप फिजिकली अगर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आप एक कंटेनर में डाल के फिजिकली प्रेजेंट रखोगे तो आपका वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। वाटर का फॉर्मेशन तब होगा जब वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। दैट मीन्स आपका देखो पहले इनिशियली रिएक्टेंट सिर्फ गैसियस स्टेट में थे, अगर आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या है आपका लिक्विड स्टेट में। दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ है, कोई स्टेट इन चेंज हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट अब प्रोसीड करते हैं हम मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां से आपके हमेशा हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो हम पर्टिकुलर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस के पीछे जो एक्चुअली रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा एंटनी लेविसियर ने दिया था और उन्होंने एक चीज बोली थी। देखो उन्होंने बोला था कि एटम क्योंकि ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो पर्टिकुलर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास एटम्स हैं तो सिर्फ उनकी क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। अगर एटम्स की सिर्फ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो उनका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड पे वो एटम्स किसके इक्वल होने चाहिए, राइट हैंड साइड के, क्योंकि तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। दैट इज जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही मास आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड पे है। तो हम बैलेंसिंग करते हैं टू सेटिस्फाई दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो अब आगे अगर मैं प्रोसीड करूं, आप दो टाइप ऑफ इक्वेशंस देखेंगे आपके पास इस चैप्टर में, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस मिलेंगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूं, मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी, मैं मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रही हूं और मुझे CO2 प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। अब आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। जब आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं होते, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके एटम्स इक्वल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने आपको देखो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, अब मैंने फर्दर इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इक्वेट करें, देखो कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इधर लेफ्ट पे 4 है और राइट पे भी कितने हैं, 4। जब आपके लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स इक्वेट हो जाते हैं राइट हैंड साइड के एटम्स के, उसी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि मैम बैलेंसिंग करनी कैसे है। तो बैलेंसिंग के लिए मैं आपको 3 सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी, एक लॉन्ग मेथड बताऊंगी और 2 शॉर्ट मेथड्स बताऊंगी। देखो बैलेंसिंग के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले लेती हूँ। देखो आयरन की रिएक्शन, यहाँ पे मैंने अभी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है, अभी मैं इसकी अनबैलेंस्ड फॉर्म लेती हूँ और आपको बैलेंसिंग करके 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो सपोज मैंने आपकी आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ की और आपको क्या फॉर्मेशन हुआ, Fe3O4 प्लस वाटर प्लस H2। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन हमने ली है, आपने एक पर्टिकुलर रिएक्शन ली है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो एनसीईआरटी में आपके पास जो मेथड है वो लॉन्ग मेथड है। अब लॉन्ग मेथड में आप क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स को लिखते हैं और राइट हैंड साइड के एटम्स को लिखते हैं। देखो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके पास आयरन है, आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाइड्रोजन्स 2 हैं और आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहाँ पे आपने कर दिया। अब आप राइट हैंड साइड पे एनालाइज करें, राइट हैंड साइड पे आयरन आपके 3 है, हाइड्रोजन आपके 2 है और ऑक्सीजन आपके क्या है, 4 है। सबसे पहले मैं आयरन को बैलेंस करने अगर जाती हूं तो आप आयरन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आयरन आपके 3 है,
राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ आयरन एटम्स 3 है। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे इस रिएक्शन में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आयरन और आयरन दोनों साइड पे जो आयरन एटम्स है वो क्या हो गए हैं आपके, इक्वेट हो गए हैं। उसके बाद आप प्रोसीड करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर आप देखें तो हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, दैट मींस अभी हाइड्रोजन आपके इक्वेट है। बट अब आप ऑक्सीजन को नोटिस करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बनाना है तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दैट मींस मुझे अपनी केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे आपके, 8 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 8 हो गए। अब आप नोटिस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स थे वो इक्वेट हो गए आपके राइट हैंड साइड के एटम्स के। तो ये एनसीईआरटी से लॉन्ग मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या आ गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप नोटिस कर रहे हैं सेम आ रही है। अब हम एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में आता है, दैट इज एमसीक्यू में आता है। तो एमसीक्यू में आप इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट मेथड यूज करती हूँ। शॉर्ट मेथड में आप क्या करो, आप पर्टिकुलर पूरी इक्वेशंस में आप कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दो। मैं हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिएक्टेंट के आगे और प्रोडक्ट के आगे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रही हूं। सपोज मैंने यहाँ पे A लिखा, AFE प्लस BH2O गिव्स आउट CFE3O4 प्लस DH2। अब देखो फिर से मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वेट करना है। देखो आयरन, नंबर ऑफ आयरन एटम्स को सबसे पहले मैं बैलेंस करती हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं, A, और इस साइड नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं, 3 इंटू में C, दैट इज आयरन एटम्स को बैलेंस किया। उसके बाद आप प्रोसीड करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स को जब मैं बैलेंस करती हूँ तो 2 इंटू में B इज इक्वल्स टू, अब आप राइट हैंड साइड पे नोटिस करें 2 इंटू में D, आपके हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गए। उसके बाद आप ऑक्सीजन एटम्स को इक्वेट करें। ऑक्सीजन को इक्वेट करेंगे तो ऑक्सीजन आप नोटिस करें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, B, और इधर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4C। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली मैं किसी भी एक वेरिएबल को क्या लेट कर लेती हूँ, 1। तो मैंने यहाँ पे C को 1 लेट कर लिया। जब मैं C को 1 लेट करूंगी तो मेरा A क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 1 दैट इज 3। मेरा A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो आपके पास C है, जब आप C की वैल्यू 1 रखोगे तो B की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 4 आ गई। अब आपके पास A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 1 आ गई। अब आप यहां से D निकाल सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, B किसके इक्वल आ जाएगा, D। तो D भी क्या है आपका 4। तो आप वो वैल्यूज यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, प्लेस कर देंगे और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सेकेंड मेथड थी बैलेंसिंग का। अब जो बहुत ही इजी मेथड है दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप उसको नोटिस करेंगे, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस करना है। जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं तो आप डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके देखते हैं सम कांस्टेंट्स के साथ। आप देखते हैं यहाँ पे आयरन 3 है, तो आप इसको यहां से अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके आयरन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। आपने हिट किया, आप रैंडम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर करके अपनी रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। अब उसके बाद आप नोटिस करें आपका आयरन जो है वो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे, दैट मींस हो गया आपके ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद आप हाइड्रोजन नोटिस करें, 4 2 8। अब मैं अगर इधर यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू बैलेंस, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप किसी भी मेथड से अपनी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस हम क्यों कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर में, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। देखो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि हम पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशंस को नोट करते हैं, हम उसको वर्ड इक्वेशंस में या फिर केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में नोट करके
एटम्स को इक्वेट करते हैं और बैलेंस करते हैं। अब उस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं? देखो आप कई बार नोटिस करते हैं, मेरे को अगर लिखना है हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वो आपको क्या दे रहा है? वाटर। सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। आप यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं? उनकी स्टेट मेंशन करते हैं कि हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है। देखो वाटर है, वाटर जनरली आपका क्या होता है? लिक्विड स्टेट में। अब वाटर को मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस कन्वर्ट करना है। अब हाइड्रोजन क्या होता है? गैसेस होती है, और ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस होती है। तो आप क्या करते हैं? आप ब्रैकेट्स के अंदर उनकी स्टेट स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस भी स्टेट के अंदर होती है, तो आप ब्रैकेट्स के अंदर उनकी स्टेट मेंशन करते हैं। फिर आप एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। देखो वाटर अपने आप तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं ब्रेक डाउन हो रहा, आपने कुछ नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड की है, और यहां पे जो नेसेसरी कंडीशन मैंने प्रोवाइड किया है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे आपने क्या प्रोवाइड किया है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं उसकी रिएक्शन कंडीशंस को स्पेसिफाई करके, आप स्टेट को स्पेसिफाई करके, और वही क्या होती है? आपकी कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, जो हमें एक्चुअली में पढ़नी चाहिए और अपने लैंग्वेज में यूज करनी चाहिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर पे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो अब जो हमने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्शंस क्या है, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, और उसको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन उसकी क्या होती है। अब देखो हम जो केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं, अब आप एक ही टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस को हर जगह ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप देखेंगे कहीं पे कुछ किसी टाइप का चेंज हो रहा है, तो आप ना क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें आपके पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस। तो अब हम एक एक करके हर एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, और उनसे जो एसोसिएटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं वो वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। सबसे पहले है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। This is combination when two or more than two reactants combine। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या दे रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज आपका क्या है? डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। अब देखो आप इस रिएक्शन को जब गौर से एनालाइज करेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ अपोजिट। आप ये कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? जो आपका एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो मोर पावरफुल है वो लेस पावरफुल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा या फिर सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया AB। अब इसमें हमारा A मेटल है, अब मैंने इसकी जगह दूसरा मेटल लिया C। अब C ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और आपका Cb का फॉर्मेशन हो जाएगा और A मेटल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखो यहाँ पे एक ही मेटल ने किया है, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं बात करती हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आपके इंडिविजुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। देखो यहाँ पे आपके आयंस अवेलेबल हैं और दो कंपाउंड्स हैं, और दोनों कंपाउंड्स के पर्टिकुलर आयंस हैं। तो यहाँ पे आयंस का क्या कर दो? आप एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे आयंस का जब आप एक्सचेंज कर दोगे दैट इज CB एंड AD। तो जहां पे आपके दोनों कंपाउंड्स के कैटायंस एंड आयंस, दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
लास्ट आपकी कंबशन रिएक्शन में आप पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे आपकी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। अब इनकी जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है वो हमने डिटेल में पढ़नी है और वहीं से क्वेश्चन आपके ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ तो लिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, जब आपके दो रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी के लिए मैं आपका एक अच्छा सा एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम वायर, जो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर हीटिंग। पहला क्वेश्चन, जब आप मैग्नीशियम रिबन लेते हैं तो आप उसको क्लीन करते हैं, क्यों? एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसीलिए उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए आप उसको सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज व्हाइट कलर का सॉलिड। ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और आपको व्हाइट रेजिड्यू देता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम एक दो और एग्जांपल के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, एक और रिएक्शन होती है जब आप पढ़ते हैं क्विकलाइम। आप क्विकलाइम की रिएक्शन, क्विकलाइम को वाटर की प्रेजेंस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो यहां पे आपका क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम। आपका स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन क्या होती है आपकी, यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन अ रिएक्शन, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। देखो यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है, और जहां पे भी हीट एनर्जी एग्जिट होती है या फिर इवॉल्व होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे प्रोसीड करें, उसी का एग्जांपल आपको दे रखा है, देखो उसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। आप क्विकलाइम को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। अब उसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, देखो एक्चुअली इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, स्लेक लाइम। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, देखो यहाँ पे आप क्विकलाइम का यूज कर रहे हो, क्विकलाइम को वाटर में रिएक्ट कराया आपने और आपको क्या मिल गया, स्लेक लाइम, दैट इज स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो जैसे ही आप क्विकलाइम को आप अपनी वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, वॉल्स में एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है। CO2 गैस जो है वो उसके साथ कंबाइन करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, और जिसकी वजह से आपकी वॉल्स पे शाइनी अपीयरेंस आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हुई है आपकी, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को वो ABCD के फॉर्म में आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज काइंड ऑफ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा लाइमस्टोन होता है। देखो जब आप उसको हीट करते हैं, जैसे ही आप उसको हीट करते हैं तो आपका क्या होता है, CaO क्विकलाइम और CO2 गैस रिलीज होती है। क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो आपने देखा, अभी हमने इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जब क्विकलाइम CO2 के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो कोई भी सब्सटेंस अपने आप से तो ब्रेक नहीं होगा, हमको ब्रेक करने के लिए या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को इनिशिएट कराने के लिए हमारे पास कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं।
जैसे कि हमारे पास 3 पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, या फिर उसी को मैं कह सकती हूँ हम 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है आपकी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है आपकी? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड और आपकी थर्ड टाइप क्या है आपकी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आप क्या सोर्स यूज कर रहे हैं अपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, हम इनको 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट। अगर आपका सोर्स ऑफ ब्रेकडाउन आपका सनलाइट है, आप किसी सब्सटेंस को सनलाइट के प्रेजेंस में रख रहे हैं और वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। थर्मोलाइटिक, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, थर्मो मींस हीट, अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड लास्ट आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर आपका सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने अभी आपको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाया। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको क्विकलाइन और CO2 मिलता है। अब इसी की जस्ट अपोजिट प्रोसेस को अगर मैं स्टडी करूं तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम ये भी कहते हैं कि टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। क्विकलाइन का सोल्यूशन क्या होता है? लाइम वाटर। दिस इज लाइम वाटर। जब भी आप लाइम वाटर से CO2 गैस पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? मिल्की, दैट इज आपके पास क्लाउडीनेस आती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है और वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, सो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। बट यहाँ पे दिस इज जस्ट अपोजिट, सेम ही प्रोसेस है बस जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ। इसके जो बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले हम कुछ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशंस के एग्जांपल देख रहे हैं। देखो, यहाँ पे सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है आपका? हीट। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन मैंने अभी आपको समझाई। कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप हीट पास करते हो तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है क्विकलाइन, और CO2 गैस क्या हो जाती है? एफरवेसेंस आपको ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर रिएक्शन इज फेरस सल्फेट। देखो, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में, दैट इज FeSO4.7H2, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। फेरस सल्फेट जब अपनी हाइड्रेटेड स्टेट में होता है तो वो आपको ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले ही अपने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है। जैसे ही अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट सॉलिड। दिस इज व्हाइट सॉलिड। जैसे व्हाइट सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, जब आप इसको फर्दर हीट करते हो, फर्दर हीटिंग से आपको क्या मिल जाता है? Fe2O3, दैट इज रेडिश कलर की आयरन ऑक्साइड मिल जाती है, और आपकी SO2 SO3 पंजेंट ऑर्डर स्मेलिंग गैसेस का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। अब एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस X है, उसको आप हीटिंग कर रहे हैं, आपको इनिशियली व्हाइट सब्सटेंस मिल रहा है, और आप उसको फर्दर हीटिंग कर रहे हैं तो आपको रेडिश सब्सटेंस रेसिड्यू मिल रहा है, और आपको कुछ गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है जिनकी पंजेंट स्मेल है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फेरस सल्फेट .7H2 का कलर ग्रीन होता है और वो अपनी एनहाइड्रस फॉर्म में व्हाइट होता है, और फिर उसको फर्दर हीटिंग से वो आयरन ऑक्साइड देता है जो कि रेडिश इन कलर होती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट। देखो, लेड नाइट्रेट का इनिशियली कोई कलर नहीं होता, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, पर
और लेड नाइट्रेट को जैसे ही आप हीट करते हो, दैट इज उसकी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हो, तो वहां से आपको तीन चीजें मिलती हैं। NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आपको एस्केप आउट होती हैं और आपको लेड ऑक्साइड दैट इज PbO के येलो प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस में आपने सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिया है? हीट एनर्जी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर। जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देखो इसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं दैट इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और उनको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? कैथोड। आप इसमें बीकर में वाटर लेते हो और वाटर में ना थोड़ा सा अमाउंट में एसिड डालते हो। अब एसिड क्यों डाला? क्योंकि वाटर को आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे आप एसिड डालते हो। देखो जैसे ही वाटर आयंस में टूटेगा तो यहाँ पे H+ एंड OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा। अब देखो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां से H पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो H+ आयंस जैसे ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर जाते हैं तो कैथोड पे आपकी H2 गैस का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वैसे ही OH नेगेटिव आयंस है तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं दैट इज एनोड, और एनोड से आपका इवोल्यूशन होता है O2 गैस का। और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आप एक चीज नोटिस करें, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो डबल वॉल्यूम में होती है ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। मतलब आप नोटिस करेंगे जो कैथोड के ऊपर बबल्स हैं वो ट्वाइस अमाउंट है एज कंपेयर टू बबल्स एट एनोड दैट इज O2 के बबल्स। नेक्स्ट, आप सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे यहां से आपने वाटर को ब्रेक डाउन किया, वैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं सोडियम एंड क्लोरीन गैस के अंदर। यहाँ पे सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब जहां पे आप पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं और आप सोर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सनलाइट। इसका एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। देखो सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड आपका येलो होता है। जैसे ही आप कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उनको ओपन चाइना डिश में सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो जब आप कुछ टाइम बाद आएंगे तो आपको वहां पे उसका कलर चेंज मिलेगा। आपको एक्चुअली में वहां पे ग्रीन ब्लैक कलर दिखता है। आपको पता है सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। तो जैसे ही आप उसको सनलाइट में रखेंगे तो आपका जो AgCl है और AgBr है वो आपका फोटोलाइटिकली डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और आपको सिल्वर की वजह से ग्रे कलर मिल जाता है और Cl2Br2 क्या होता है? एस्केप हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कलर चेंज भी ऑब्जर्व होते हैं। अब ये पर्टिकुलर रिएक्शन कहां पे यूज होती है? व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। उसमें भी तीन टाइप्स हमने पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक एंड थर्मोलाइटिक। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आपका मोर रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। देखो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। अब आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ टाइम के लिए आयरन नील को डिप किया। जैसे ही आप इसमें आयरन नील को डिप करते हैं तो आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन कलर, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि फेरस सल्फेट क्या होता है? ग्रीन कलर। देखो जब आपका एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है एक
लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही मेटल ने दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस किया है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़ते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की तरफ। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मैं आपको थोड़ा सा सीरीज लिख के बताती हूं। देखो, अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज की बात करें तो मैं यहां से ऐसे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रही हूं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम, आपके स्केल पे जो पढ़ना है, और लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लैटिनम। तो मैं अगर बोलूं मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसके कौन से मेटल उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम से जो ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम से आप नोटिस करेंगे मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव आपके 3 मेटल्स हैं, दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन से सिर्फ ये 3 मेटल्स हैं जो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो मोर पावरफुल है वो लेस पावरफुल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आपको दे रखा है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपने Mg से की है। अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझाई। देखो कॉपर कहां पे लाई करता है, कॉपर यहां है, कॉपर से पहले मैग्नीशियम है, दैट मींस मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर। अब आप जिंक को देखो, अगर मैं जिंक की बात करती हूं तो जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को आपका जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है और मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि दोनों ही मेटल्स क्या हैं आपके, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू योर कॉपर। तो आपको क्लियर हुआ होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इनिशियली जो पिछली रिएक्शन थी, पिछली रिएक्शन में सिर्फ आपका एक ही मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बट अगर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहां पे एक्सचेंज होता है बोथ केटाइंस एंड एनाइंस का। जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, जितने भी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, वो सारी किस कैटेगरी में लाई करती हैं, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक्सचेंज होता है बोथ केटाइंस एंड एनाइंस। देखो फॉर एग्जांपल आपने 2 सॉल्यूशंस लिए, मैंने आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब दिए हैं, ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है। एक में आपने पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, दैट इज आपका एक्वा सॉल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया। देखो अभी दोनों ही सॉल्यूशन क्या है, ट्रांसपेरेंट। अब ये दोनों सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, पर जैसे ही आप इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक्चुअली इनके केटाइंस और एनाइंस का एक्सचेंज होता है। तो बेरियम के साथ क्या चला जाएगा, सल्फेट, और सोडियम के साथ चला जाएगा क्लोराइड। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ बोथ केटाइंस एंड एनाइंस, और आपका बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट। जब आप लेड नाइट्रेट, क्योंकि वो एक्वस कलरलेस सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हो, जैसे ही आप रिएक्ट करते हो तो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में दिखने को ऑब्जर्व होते हैं। अब वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे लेड और नाइट्रेट, यहाँ पे पोटेशियम और आयोडाइड आयंस का एक्सचेंज करो तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। और लेड आयोडाइड के क्या होते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व होते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों केटाइंस और एनाइंस का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, और यहाँ से येलो सॉलिड मिले हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जितनी भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, वो भी किसके एग्जांपल होती हैं, आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में
ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम प्रोनाउंस करते हैं वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। या फिर आप रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन का तो वो क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन। इसी का जस्ट प्रोसेस क्या होता है आपका रिडक्शन। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब भी आप किसी सब्सटेंस में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन करते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसी का जस्ट रिवर्स करें, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी रिडक्शन। या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आप गेन करेंगे तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी रिडक्शन। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस प्रोसेस का नेम क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। अगर आपके पास Cl है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ आपका रिडक्शन। और ये जब आप वाटर के थर्मोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस को स्टडी करते हैं और आप आगे मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं केमिकल रिएक्शन आपको देती हूँ, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हुआ है एडिशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, अब इससे इसमें जाने में आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो दैट मींस इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगी रिडक्शन। अब देखो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन होता है जहां पे आपके पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो उस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखो आपको टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पर्टिकुलर कोई केमिकल रिएक्शन दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप ऑक्सीडाइज स्पीसीज, रिड्यूस स्पीसीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिफाइन करें। तो देखो एजेंट काम कराता है, दैट मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराएगा इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। तो कोई भी सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा और दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएगा वही क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे की रिडक्शन कराएगा और खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगी दूसरे को इसने रिड्यूस कराया और खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, itself gets oxidized। यहाँ पे ये खुद क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज हो गया। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, उस एग्जांपल से हम समझेंगे कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है, रिड्यूस हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, MnO2 की रिएक्शन मैं HCl के साथ करा रही हूँ। जब आप MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो यहां से आपको MnCl2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने आपको दी है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं हाईलाइट करती हूं। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा नेम द स्पीसीज ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आप देखें यहां पे आपका MnO2 था वो MnCl2 में गया, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सी प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ये प्रोसेस क्या हुई है आपकी रिडक्शन। अब आप देखें यहाँ पे HCl से जब आप कहां पे जा रहे हैं H2O में जा रहे हैं तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन। अब आपको समझ में आया MnO2 जो है स्पीसीज ऑक्सीडाइज, जो स्पीसीज आपकी ऑक्सीडाइज हुई है वो आप मुझे बताओ। देखो
HCl ऑक्सीडाइज हुआ है तो स्पीसीज ऑक्सीडाइज क्या हो गया आपका HCl। नेक्स्ट स्पीसीज रिड्यूस, कौन सी स्पीसी आपकी क्या हुई है रिड्यूस, जो स्पीसीज रिड्यूस हुई है वो क्या हुई है आपकी MnO2, MnO2 क्या हुई है रिड्यूस। अब देखो, अब एजेंट की बात करूं तो जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई है तो वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो स्पीसीज रिड्यूस हुई है वही क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपोजिट होता है, जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जो स्पीसीज रिड्यूस हुई है वही क्या हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब होप आपको रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोरोजन। देखो, आप अगर मेटल्स की बात करें, चाहे आप फूड कंटेनिंग पार्टिकल्स की बात करें, तो ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ डिट्रियोशन होती है, डिग्रेडेशन होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कोरोजन। अब ये कोरोजन क्यों होती है, एक्चुअली वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, चाहे मेटल्स हो या फूड हो, वहां पे आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से उनका स्लोली ऑक्सीडेशन होता है। अब फूड पार्टिकल्स में उस ऑक्सीडेशन को हम नेम देते हैं रेंसिडिटी, और अगर हम बात करते हैं मेटल्स के केस में उसको हम क्या कहते हैं कोरोजन। सो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब आपके फूड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस जिसमें आपके क्या होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनके अंदर एक अनप्लीजेंट स्मेल ऑर्डर डेवलप हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, हम पिकल्स में एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट ऐड करते हैं, हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड करते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो आपको 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रेंसिडिटी एंड मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब प्रोसीड करते हैं कोरोजन। देखो कोरोजन क्या होता है, आप नोटिस करते हैं कुछ टाइम बाद मेटल्स की जो शाइनी अपीयरेंस है वो एज इट इज नहीं रहता, आप देखते हैं उसके ऊपर एक डिफरेंट कलर की कोटिंग डेवलप होने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कोरोजन। अब वो कोरोजन जरूरी नहीं वो कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तभी वो कोरोजन होता है, जरूरी नहीं सिर्फ ऑक्सीजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, वहां पे आपकी ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, वो ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, तो ये सब आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके कोरोजन के लिए। तो एक एक करके हम डिफरेंट मेटल्स के कोरोजन फिनोमेना को समझते हैं और उनके मेथड्स को, प्रिवेंशन को समझते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्या है आपका आयरन। देखो आयरन के ऊपर जब आप देखते हैं कुछ एक ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप होती है, दैट इज फ्लेकी सी कोटिंग डेवलप होती है ब्राउन कलर की। अब वो क्या होता है आयरन ऑक्साइड। एक्चुअली में जब आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक कोटिंग डेवलप कर देता है और उस कोटिंग को क्या कहते हैं Fe2O3.XH2। जो ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप होती है उसी को हम क्या कहते हैं रस्ट। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर एसेंशियली प्रेजेंट होता है तो आयरन के ऊपर एक कोटिंग डेवलप होती है, दैट इज Fe2O3.XH2 आयरन ऑक्साइड, दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो आयरन के केस में जब कोरोजन होती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम नेम करते हैं रस्ट, और उसके लिए आपका ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों ही क्या होती है एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, और उस जो ऑक्साइड फॉर्म होती है दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो उसकी कलर ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका सिल्वर स्पून्स जो है कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाती हैं। अब वो क्यों होता है, देखो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, और सिल्वर सल्फाइड जो है, देखो सिल्वर आपका ग्रे कलर का होता है, पर जब हम सिल्वर सल्फाइड की बात करें तो ये क्या होता है आपका ब्लैक कलर। तो आप देखते हो कि जो आपके सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लैकन अप होने लगते हैं, और वो ब्लैकन अप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर डेवलप हो जाती है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सिल्वर रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड की क्या हो जाती है कोटिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आपका कॉपर के ऊपर आप देखते हो कि ग्रीन कॉपर का जो है शाइनी अपीयरेंस होता है वो चला जाता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप होती है जिसको हम पेटिना कहते हैं।
एक्चुअली में यहाँ पे वो रिएक्ट करता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। एक्चुअली कॉपर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैटिना। तो एक कोटिंग डेवलप हुई, तो दिस इज कोरोजन ऑफ योर कॉपर मेटल। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, या तो आप सरफेस एक्सपोज सरफेस एरिया को प्रिवेंट कर दें, आप उसमें पेंट कर दें, तो आपका जो मेटल सरफेस एरिया है वो एक्सपोज नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। अगर वो एक्सपोज नहीं होगा तो आपका कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपका एक्सपोज्ड मेटल का सरफेस एरिया वो नहीं रहेगा प्रेजेंट। लास्ट आप देखते हो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी क्या होता है, आप उसके ऊपर एक अनदर मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जैसे कि जिंक। तो जिंक एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है, वो फर्दर आयरन को रस्ट नहीं होने देता। वो खुद की रस्टिंग हो जाती है बट आयरन की नहीं हो पाती, तो ऐसे वो आयरन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। डेंसिटी मैंने आपको बता दिया है। डेंसिटी जब भी आपके फूड कंटेनिंग जो आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होंगे, उनके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम डेंसिटी कहते हैं। उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन फ्लश कर सकते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ले सकते हैं, हाई ऑयल की कंसंट्रेशन लेते हैं। हम पिकल्स को ऐसे तो प्रिजर्व करते हैं। आप बोलते हैं ना, मार्केट वाले जो पिकल्स होते हैं उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली में वो सॉल्ट हम एक्सेस क्वांटिटी में इसलिए डालते हैं ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस पर्टिकुलर आज की क्लास में हमने कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को देखा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।